भारतीय मानसून की हम बात करेंगे। यदि भारतीय मानसून की यदि बात की जाए तो ध्यान से सुनो, इस बात को एक बार समझ लो तो बहुत मजा आएगा। देखो आप, हम भारतीय मानसून की बात करें, ध्यान से समझो इस बात को। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यदि हम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन से फैक्टर हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें पहला फैक्टर है उच्च ताप, दूसरा फैक्टर है निम्न दाब, तीसरा जो फैक्टर है स्थलाकृति, चौथा जो फैक्टर है एल नीनो, अब पांचवा जो फैक्टर है जेट स्ट्रीम। ये सारे फैक्टर हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। आप ध्यान देना इस बात को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? पहली बात उच्च ताप, निम्न दाब, स्थलाकृति, एल नीनो और जेट। हम स्ट्रीम की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। उच्च ताप और निम्न दाब की बात कैसे करें? एक बात हमेशा ध्यान दो, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। हमेशा ध्यान दो। अब देखो आप, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं हमेशा हवाएं। इसे समझो आप, देखो आप, मानसून कैसे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है भारतीय मानसून पर। देखो आप, यदि हम ये बात करें, देखो आप, ये भारत है, सोचो आप, ये इक्वेटर है, जीरो अंश। हम अक्षांश रेखा की बात करें, ये इक्वेटर है। अब सोचो आप, समुद्र से हवाएं इधर तभी चलेगी जब यहां लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, या निम्न दाब हो या उच्च दाब हो। जब यह लो प्रेशर होगा भारतीय उपमहाद्वीप पर या हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हमेशा हवाएं, हमेशा ध्यान दो, ये जो हवाएं हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं हवाएं। ध्यान से सुनो इस बात को। होता क्या है, यदि यहां उच्च वायुदाब की स्थिति पैदा नहीं हुई, ये पूरा हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, सॉरी अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो, तो स्वाभाविक है हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर होंगी, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं।
एक बार समझना इस बात को, आप ध्यान से सुनो इस बात को। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर हो, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर लो प्रेशर हो, और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, तो स्वाभाविक है हिंद महासागर से हवाएं भारत की ओर चलेंगी। और जब हिंद महासागर से हवाएं चलती हैं भारत की ओर, तो स्वाभाविक है हवा और समुद्री जल के बीच घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगा, और ये हवाएं समुद्र से जलवाष्प को ग्रहण कर लेंगी। जब ये समुद्र से जलवाष्प को ग्रहण करेंगी, तो स्वाभाविक है उन हवाओं में आर्द्रता ज्यादा होगी। आप सोचो, इसलिए यह कहा जाता है कि भारतीय मानसून के मजबूत होने का अर्थ यह है कि हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो। मान लो यहां जितना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा हिंद महासागर के ऊपर, और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जितना ज्यादा निम्न वायुदाब की स्थिति पैदा होगी, हवाएं उतनी तीव्र गति से हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर होंगी। उतनी तीव्र गति से हवाएं हमेशा हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर होंगी। मान लिया जाए यहां उच्च वायुदाब की स्थिति पैदा नहीं हुई, यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। सोचो आप, यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन गया, उच्च वायुदाब की स्थिति नहीं बनी, तो हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो मानसून है वो कमजोर हो गया। इसका अर्थ यह है कि जो मानसून है वह कमजोर हो गया। आप ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, हम सबसे बड़ी चीज तो यह बात करें कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। अब तो ताप की बात करें, यहां लो प्रेशर का बेल्ट तभी बनेगा जब टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि ताप और दाब में विपरीत संबंध होता है। यहां जो है हाई टेम्परेचर होगा तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। हिंद महासागर के ऊपर लो टेम्परेचर होगा तभी हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, क्योंकि ताप और दाब में विपरीत संबंध होता है। हमेशा ध्यान दो। तीसरी चीज, स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसे प्रभावित करता है, ध्यान देने इस बात को। जब तक जलवाष्प युक्त हवाएं ऊपर नहीं उठेगी वो संघनित नहीं होगी। जब जलवाष्प युक्त हवा पहाड़ों के सारे जब ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर फैल जाती है। जब ऊपर जाकर फैल जाएगी तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ताप गिर जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्वतीय वर्षा को ध्यान दो। और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, रूपांतरित होगा और सीधे नीचे गिरना शुरू कर देगा वो। इसका अर्थ यह है कि स्थलाकृति भारतीय मानसून को प्रभावित अवश्य करता है। हम एल नीनो की बात करें, एल नीनो एक गर्म जलधारा है। जब एल नीनो हिंद महासागर में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक है यहां का ताप बढ़ जाएगा, और जब हिंद महासागर के ऊपर का ताप बढ़ जाएगा तो यह लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। और जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहां बनेगा हिंद महासागर के ऊपर, तो हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगी। ये हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नहीं चलेंगी, अर्थात मानसून क्या हो गया, कमजोर हो गया।
तो भारतीय मानसून के मजबूत होने का अर्थ यह है कि हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर हो, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर लो प्रेशर का बेल्ट बन जाए। जब यहां हाई प्रेशर होगा, यहां लो प्रेशर होगा, तो स्वाभाविक है हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यह बात हमेशा ध्यान देना, इस बात को आप ध्यान से सुनो। इस बात को, ये भारतीय मानसून की टेक्निक की बात करें, हवाएं किधर चलती है और किस रूप में चलती हैं। देखो आप एक बार की पूरी कहानी समझो आप। ये पश्चिमी घाट है, ये स्थित है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, यह आपका विंध्य श्रेणी है, यह अरावली रेंज है, यह अरावली रेंज है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, यह आपका इक्वेटर है। यह जो बेल्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर की पहाड़ियां, मिसमी, पटकाई, नागा, कोहिमा, मणिपुर, मिजो हिल्स, त्रिपुरी हिल्स की बात करें हम लोग, ये अराकान योमा है। अराकान योमा, ये अराकान योमा है। इन पर्वतों को ध्यान से समझो इस बात को। अब सोचो, ये दक्षिणी गोलार्ध की सूर्य 21 मार्च को कहां चमकता है? इक्वेटर पे। सूर्य 21 मार्च को इक्वेटर पर चमकता है। जब ये सूर्य 21 मार्च के बाद जब कर्क रेखा की ओर अग्रसर होगा, यह आपकी कर्क रेखा है, मान लिया जाए। जब कर्क रेखा की ओर अग्रसर होगा तो स्वाभाविक है यहां ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जहां चमकेगा वहां ताप ज्यादा होगा। आप सोचो, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब नॉर्थ गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा सूर्य। अब ये सूर्य जो है शिफ्ट हो रहा है, सोचो आप, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो सूर्य है वो शिफ्ट हो रहा है। ध्यान से समझना इस बात को, ये शिफ्ट हो रहा है। स्वाभाविक है सूर्य जिधर जैसे जैसे दक्षिण भारत से उत्तर की ओर अग्रसर होता जाएगा, वैसे वैसे यहां ताप बढ़ता जाएगा। जब यह ताप बढ़ेगा तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। आप सोचो, सूर्य यदि यहां चमकता है तो यहां क्या होगा? यहां एक तरह से निम्न दाब की स्थिति पैदा हो जाएगी, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और जब यह लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो समुद्र चूंकि ठंडा है, अभी स्थल की अपेक्षा समुद्र ठंडा है, तो यहां हाई प्रेशर समुद्र पर, स्थल पर लो प्रेशर। स्वाभाविक है हवाएं क्या होंगी? समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, यह महीना होगा आपका, हमेशा ध्यान दो इस बात को, अप्रैल मई का महीना होगा। हमेशा ध्यान दो, जब ये सूर्य 21 मार्च के बाद जब अप्रैल में प्रवेश करता, भारत में अप्रैल में जब प्रवेश करता है, तो जैसे जैसे दक्षिण भारत से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति बदलती जाएगी, वैसे वैसे ताप बढ़ता जाएगा। जब ताप बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। आप सोचो, आप ध्यान देने इस बात को, सूर्य दक्षिण से क्या हो रहा है? उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा है सूर्य हमारा, यहां ताप बढ़ेगा। जब यहां ताप बढ़ जाएगा, यहां ताप बढ़ेगा तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। और जब ये लो प्रेशर का बेल्ट बना, यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, क्योंकि यहां ताप ज्यादा है। समुद्र पर हाई प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि समुद्री भाग देर में ठंडा होता है, स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होता है। समुद्री भाग देर में गर्म होता है, स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा। जब सूर्य यहां चमकेगा तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ये देर में गर्म होगा,
तो समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, तो हवाएं क्या होगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी और यहां जाके वर्षा करेंगी। ये महीना है अप्रैल का महीना। अब ये अप्रैल में यहां वर्षा होगी। यहां जो अप्रैल में वर्षा होती है कर्नाटक के विशेष बेल्ट में, जब कर्नाटक के विशेष बेल्ट में वर्षा होगी तो हम इसे कहते हैं मैंगो सावर कहा जाता है। इसे मैंगो सावर समानता होता है, इसको कहते हैं आम्र वर्षा कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं आम्र वर्षा कहते हैं इसे, मैंगो सावर कहते हैं इसे। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा है, ये कब होती है, अप्रैल में। इसे मैंगो सावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये बारिश होती है तो इस मौसम में, इस बारिश होने से कर्नाटक में जो आम के पेड़ है, आम के फल पकने लगते हैं। सोचो आप, इसीलिए इसे मैंगो सावर कहा जाता है इसे। पर ये मानसूनी वर्षा नहीं है, ये क्या है, स्थलीय सॉरी तटीय समीर है, समुद्री समीर है ये। क्योंकि जब सूर्य यहां चमकता है तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, क्योंकि ताप ज्यादा होगा। उस कंडीशन में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलेंगी। स्वाभाविक है, जब हवाएं इधर चलेगी तो यहां क्या बन जाएगा, ये जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तो समुद्र के ऊपर से जलवाष्प को ग्रहण कर लेंगे। और जब ये जलवाष्प को ग्रहण कर लेगी तो क्या होगा बताओ, ये जलवाष्प ज्यों स्थलीय भाग में प्रवेश करेगा, ऊपर उठेगा, संघनित होगा, यहां वर्षा होगी। ये महीना है आपके अप्रैल का, ये महीना अप्रैल का। स्वाभाविक है, उस कंडीशन में क्या होगी, यह मैंगो सावर होगी, आम्र वर्षा की बात करें हम लोग। जब ये सूर्य मई में और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो लो प्रेशर का बेल्ट यहां बन जाएगा, क्योंकि ताप यहां ज्यादा होगा। अब हमेशा जान दो, उसी दौर में क्या होता है कि असम की घाटी है, ये बांग्लादेश है आपका, पूरा बांग्लादेश की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है। इसे कहते हैं क्ले सॉइल कहते हैं इसे। हमेशा इसे हम क्ले सॉइल कहते हैं, इसे जोर क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी कहते हैं इसे। इसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। पूरे को पूरा ही जो मैदान है बांग्लादेश असम का मैदान है, ये चिकनी मिट्टी है। जब सूर्य मई में क्या होता है, जब कर्क रेखा की ओर शिफ्ट होता है तो ऑलरेडी चिकनी मिट्टी का ताप बढ़ जाता है। जब यह ताप बढ़ जाएगा, पूरी बात ध्यान दो, जब यह ताप बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। पूरा आपका बांग्लादेश और असम का मैदान है। यहां जब लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो स्वाभाविक है, समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से हवाएं तेजी से असम के मैदान में प्रवेश करती हैं। और जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं असम के मैदान में प्रवेश करती हैं तो इन हवाओं में जलवाष्प है। ये हवाएं जाकर के असम के मैदान में वर्षा करती हैं। हमेशा ये हवाएं जाकर के असम के मैदान में क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। सोचो आप, यहां जो वर्षा होती है मई के महीने में, इसे प्री मानसून वर्षा करते हैं। मतलब मई के महीने में होने वाली वर्षा को प्री मानसून वर्षा कहते हैं। हमेशा इसे कहते हैं प्री मानसून वर्षा कहते हैं इसे। मई के महीने में होने वाली वर्षा को प्री मानसून वर्षा कहते हैं इसे।
तो प्रिय मानसून जो वर्षा है, एक तरफ कर्नाटक के क्षेत्र में और दूसरा असम के मैदानों में होता है। अब एक चीज सोचो, कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्री मानसून वर्षा होने का कारण क्या है। ध्यान देना, प्री मानसून वर्षा होने का कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि मई के महीने में दिल्ली का ताप अचानक बढ़ जाता है, कि जब दिल्ली की हवाएं गर्म होती हैं, अभी मानसून आया नहीं है, जब हवाएं गर्म होती हैं तो हवाएं गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, हल्की होकर ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठती हैं तो दिल्ली के पास एयर डेंसिटी कम हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, तो चारों तरफ से हवाएं क्या होंगी, दौड़ती दिल्ली की तरफ। पूरी बात ध्यान देना, दिल्ली के पास का ताप बढ़ गया, हवाएं गर्म हो गई, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। जो ऊपर उठेगी, चारों तरफ परिधि में ताप ज्यादा नहीं है, दिल्ली के पास का ताप ज्यादा है। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी तो दिल्ली में लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। उसका जो पेरीफेरी है, परिधि है, वह हाई प्रेशर का बेल्ट। हवाएं चारों तरफ से दौड़ेंगी दिल्ली की तरफ। जब चारों तरफ से दिल्ली की तरफ दौड़ती हैं तो हवाएं टकराती हैं। जब टकराती हैं तो हवाएं घूम जाती हैं, एक छोटा सा साइक्लोन बन जाता है। वो साइक्लोन, उनमें जलवाष्प है, पूरी हवाएं ऊपर उछाल दी जाती हैं और पूरी जलवाष्प एक साथ संघनित होती है। जब एक साथ संघनित होती है तो अचानक घनघोर बारिश हो जाती है। जैसे इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए ये कोई प्लेस है, सूर्य, यहां ताप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगी। जब ऊपर उठेंगी तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, क्योंकि एयर डेंसिटी क्या यहां कम है। तो फिर यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, हवाएं दौड़ेंगी इधर। जब हवाएं इधर दौड़ेंगी तो हवाएं टकरा जाएंगी, जब टकराएंगी तो हवाएं घूम जाएंगी। अब यहां साइक्लोन बन गया। जब साइक्लोन बनेगा तो हवाएं ऊपर की ओर उछाल दी जाती हैं। इन हवाओं में जो जलवाष्प है वो तेजी से संघनित होगा, और जब जलवाष्प संघनित होगा तो स्वाभाविक है क्या होगा, वर्षा शुरू हो जाएगी। अब हमेशा ध्यान इस बात को देखो आप पूरी तरह, ये इसे कहते हैं प्री मानसून वर्षा कहते हैं। मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसके पीछे ये फैक्टर काम करता है। आप सोचो, आप अब हम बात करें, इसको देखो आप, मैं एक फिगर बनाता हूं, मैं देखो आप, इसे ध्यान से समझना इस बात को। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यह अराकान योमा है, अराकान योमा। मैंने क्या कहा, जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर की ओर शिफ्ट होता है, उत्तरी गोलार्ध में जब शिफ्ट होगा तो ITCZ हम लोग पढ़ चुके हैं। ITCZ क्या होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, उसे कहते हैं जहां दोनों ओर की व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती हैं। जहां दोनों ओर की व्यापारिक हवा आपस में मिलेगी उसे कहा जाता है ITCZ, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। जब दोनों ओर की व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती हैं तो इसे ही कहा जाता है, ITCZ कहा जाता है इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, अब ध्यान से समझो इस बात को। अब होगा क्या, जब सूर्य, ये कर्क रेखा है, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है जब सूर्य, तो यहां हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा और ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा है।
ये क्या होगी, ये इक्वेटर को पार कर जाएगी, और जब इक्वेटर को पार करेगी तो किधर घूम जाएगी, अपने राइट की ओर। ये राइट घूम गई। राइट क्यों घूमी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने क्या होती है, कहा जाता है कि राइट मूव करती हैं दाहिने ओर। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने राइट मूव करती है, राइट, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने लेफ्ट घूम जाती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फेरल का नियम। आप ध्यान देने इस बात को, एक पूरी दिमाग में पिक्चर देखो आप। जब ये इक्वेटर को पार करेंगी, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं जब इक्वेटर को पार करती हैं, किधर घूम जाएंगी, अपने राइट मूव कर जाती है। जब ये राइट घूम जाती हैं तो एक बात ध्यान देना, इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। आग किधर से रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है, साउथ वेस्ट की ओर आ रही है। जाग किधर रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, और जिधर से आती हैं उन्हीं के नाम पे इनका नामकरण होता है। आ रही है किधर से, दक्षिण पश्चिम से आ रहे हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं इसे। सोचो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं, ये हवाएं क्योंकि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। आप सोचो जरा, अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों, क्योंकि इक्वेटर के दक्षिण में जो व्यापारिक हवाएं हैं, जब इक्वेटर को पार करती हैं तो अपने राइट मूव कर जाती हैं, और जब राइट घूम जाती हैं तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप धारण कर लेती हैं। और इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं, आग किधर से रही है, साउथ वेस्ट से आ रही है, जाग किधर रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। क्लियर। अब सोचो, अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून समझ में आ गया होगा। अब भारतीय मानसून को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अरब सागर का मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब ध्यान से सुनो इस बात को, देखो ये जब मानसून आगे बढ़ता है, सबसे पहले मैं लेता हूं ये अरब सागर है। अरब सागर के मानसून की बात करें हम लोग, ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात हम लोग करेंगे। देखो आप, ये जब हवाएं हैं, इसे ध्यान से समझो इस बात को। देखो होता क्या है, पहली बात ध्यान से सुनो इस बात को, ये हवाएं हैं, जब ये हवाएं जब सबसे पहले केरल से टकराती हैं, केरल से टकराती हैं तो घनघोर बारिश करती हैं, घनघोर बारिश करती हैं। इसे मानसून का विस्फोट कहा जाता है। मानसून का विस्फोट कहा जाता है। सोचो आप, देखो आप, मानसून का विस्फोट क्यों कहते हैं कि जब ये हवाएं केरल के तट से टकराती हैं, केरल के तट से जब टकराती हैं तो इन हवाओं में जो जलवाष्प है बहुत तेजी से संघनित होगा और घनघोर बारिश होगी। इसलिए जब मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब केरल के तट से टकराता है तो उसे कहते हैं मानसून का विस्फोट। हमेशा द वर्स्ट ऑफ मानसून की बात करें हम लोग। अब सोचो जरा, अब क्या होगा, ये पश्चिमी घाट है, पूरी बात ध्यान देना, टकराएगी, हवाएं ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो लगभग ये मानसूनी हवाएं, ये हवाएं 800-900 मीटर ऊपर उठ जाती हैं। और जब 800-900 मीटर ऊपर उठेंगी तो पूरी बात ध्यान देना, ये पश्चिमी घाट के तट पर वर्षा करती हैं, वर्षा करेंगी। अब ये हवाएं जब टकराएंगी तो ये हवाएं आगे बढ़ेंगी, ये हवाएं आगे बढ़ेंगी,
पूरी बात ध्यान दें इस बात को। ये पश्चिमी घाट के पैरेलल आगे बढ़ती हैं और वर्षा करती जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में हो रही है, अतः यहां लीचिंग होगी। क्योंकि जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां न्यूट्रिशन नीचे चला जाता है, और न्यूट्रिशन का नीचे जाना ही लीचिंग कहलाता है। लीचिंग लीचिंग का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व का रिस कर नीचे चला जाना, उसे कहते हैं लीचिंग। आप सोचो, जहां लीचिंग होगी वह पेड़ों की जड़ें क्या होगी? गहरी होगी। ध्यान समझना, पूरी बात ध्यान दो। अब यहां न्यूट्रिशन नीचे चला जाता है, और जब न्यूट्रिशन नीचे चला जाता है तो उसे कहते हैं लीचिंग। और जब लीचिंग हुई, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझो आप, जैसे मैंने कहा ये पेड़ पौधा है, न्यूट्रिशन यहां था, लगातार वर्षा होगी तो न्यूट्रिशन नीचे चला जाएगा। और जब न्यूट्रिशन नीचे चला जाएगा तो ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, ये जड़ें भी गहरी होती चली जाएंगी, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही। इसलिए पश्चिमी घाट पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं, और जब जड़ें गहरी होगी तो पेड़ लंबे होंगे। इसे पश्चिमी घाट पर पेड़ लंबे होते हैं। आप ध्यान देना इस बात को। फिर मैंने क्या कहा, यह पेड़ तो ज्यादा है पर यहां मिट्टी की उर्वरता कम होती है। उर्वरता कम क्यों होती है? क्योंकि लीचिंग होती है। अब एक चीज सोचो, यदि यहां वर्षा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है पेड़ों की सघनता और विविधता दोनों ज्यादा होगी। और जब पेड़ों की सघनता विविधता दोनों ज्यादा होगी तो यहां जैव विविधता ज्यादा होगी। इसे पश्चिमी घाट पर जैव विविधता क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ गई? ये जो पश्चिमी घाट है इस पर जैव विविधता क्या है? ज्यादा है। अब ध्यान से समझो इस बात को, पूरी बात। यहां जो पहले मिट्टी थी लाल मिट्टी थी, रेड सॉइल की बात करें, रेड सॉइल पर जहां वर्षा ज्यादा होती है तो लाल मिट्टी में क्या होता है? न्यूट्रिशन जब नीचे चला आता है तो उसे कहते हैं लेटराइट मिट्टी। तो जब लाल मिट्टी में लीचिंग होती है तो मिट्टी किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेटराइट मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जिसका मान लिया जाए मेरे सर पर बाल है तो मैं बाल वाला, यदि सारे बाल झड़ जाए तो मैं गंजा हो जाऊंगा, बॉल्ड। हमेशा जान दो। ठीक उसी तरह यहां भी देखो, आप ध्यान से पूरी बात जानो। वो कह रहा है ये लाल मिट्टी है, जब लीचिंग होती है तो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो न्नीचे चला आता है। तो लाल मिट्टी में जब न्यूट्रिशन नीचे चलाएगा तो उसे कहते हैं लेटराइट मिट्टी। अब सोचो, न्यूट्रिशन नीचे चला गया तो मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे इक्वेटर पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, और जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां लीचिंग ज्यादा होगी। जहां लीचिंग ज्यादा होगी पेड़ों की जड़ें गहरी होंगी, और जब जड़ें गहरी होंगी तो पेड़ क्या होंगे? लंबे होंगे। सेम कंडीशन यहां भी, वैसी स्थिति पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। क्लियर? अब क्या होगा, ये जब मानसून हवाएं ऊपर जाएंगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। अब सोचो आप, लेकिन जब ये हवाएं पश्चिमी घाट को पार करेगी, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझो आप, मैंने कहा ये पश्चिमी घाट है, ये हवाएं, ये पूरा समुद्र है, ये समुद्र है, ये हवाएं ऊपर चढ़ रही हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगी वर्षा की मात्रा करती जाएगी, लेकिन जब ये हवाएं इसको पार करेंगी और जब नीचे उतरेंगी तो नीचे तो ताप ज्यादा है। एक तो इन हवाओं में जलवाष्प, इधर वर्षा ज्यादा हो चुकी है, इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम हो चुकी है। हमेशा देखो, इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम हो चुकी है।
जलवाष्प की मात्रा, जब भी हवाएं इसे पार करती हैं और जब नीचे उतरती हैं तो इस बेल्ट में वर्षा होती ही नहीं। वर्षा नहीं होगी तो ये बेल्ट क्या होगा? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। सेम कंडीशन यहां होता है, ये पूरा रेन शैडो एरिया बन जाता है। ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि जब हवाएं पश्चिमी घाट को पार करती हैं, जो पश्चिमी घाट को पार करेगी, इन हवाओं की शुष्कता बढ़ती जाएगी, आर्द्रता कम होती जाएगी। स्वाभाविक है यह रेन शैडो एरिया होगा। आप ये शाखा जब आगे जाएगी, शाखा आगे गई तो ये शाखा कई भागों में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा ये ताप्ती, सोचो आप, ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में ताप्ती नदी है, वो ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाती है। ये क्लियर? अब देखो, जब ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश करती है तो ये हवाएं सीधे सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी भाग से टकराएंगी। अब यह हवाएं सीधे यहां टकराती हैं, सीधे यहां टकराती हैं। अब सोचो, जब यहां टकराएंगी तो सतपुड़ा के दक्षिण में वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, सतपुड़ा के उत्तर में वर्षा की मात्रा कम होगी। तो दक्षिण में जो कि वर्षा ज्यादा होगी और जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जैव विविधता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब हवाएं सतपुड़ा के दक्षिण में टकराती हैं तो यहां वर्षा ज्यादा होगी, तो यहां जैव विविधता ज्यादा होगी। लेकिन सतपुड़ा के उत्तर की बात करें तो सतपुड़ा के उत्तर में क्या होगा? सतपुड़ा के उत्तर में क्या होगा? ध्यान देने इस बात को, वर्षा कम होगी, क्योंकि सतपुड़ा का जो उत्तरी भाग है वो रेन शैडो एरिया होगा, वृष्टि छाया प्रदेश होगा। क्लियर? अब सोचो, एक शाखा जब आगे बढ़ेगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है। एक शाखा नर्मदा नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाएगी। जब प्रवेश कर जाएगी तो स्वाभाविक है ये सीधे जाके अमरकंटक की पहाड़ियों से टकराती है और सीधे वर्षा। लेकिन ये हवाएं क्या करेंगी? विंध्य श्रेणी के दक्षिणी भाग में टकराएंगी, और जब विंध्य श्रेणी के दक्षिणी भाग में टकराएंगी तो वर्षा यहां ज्यादा करेगी। अब देखो, जो ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश कर गई वो सतपुड़ा के दक्षिण में वर्षा करेगी। जो नर्मदा नदी के मुहाने में प्रवेश कर गई वो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में वर्षा करेगी। और जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? एक शाखा जब आगे, ये पूरा काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र की बात करें, एक शाखा यहां वर्षा करेगी। लेकिन जब शाखा आगे बढ़ेगी, एक शाखा आगे बढ़ती जाएगी, तो देखो आप, ये अरावली रेंज है, ये इसके समानांतर पड़ रही है, तो ये दो भागों में टूट जाएगी। एक शाखा इधर जाएगी, एक शाखा इधर जाएगी। जो शाखा इधर जाएगी ये वर्षा कम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी थार के रेगिस्तान है, तापमान बहुत ज्यादा है, हवाएं ऊपर नहीं उठ पाएंगी, और जब तक हवाएं ऊपर नहीं उठेगी तब तक संघनित नहीं होगी, और यदि संघनित नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। अब सोचो, ये हवा आगे जाएगी तो ये वर्षा नहीं करेंगी, लेकिन यहां भी वर्षा कम होती है क्योंकि अरावली के समानांतर चल रही है हवाएं। ये समानांतर, ये जब सीधी आगे जाएगी तो हिमालय से टकराएगी, ये जाके इस बेल्ट में वर्षा करती है, हिमालय के बेल्ट में वर्षा करेगी। पर अरावली के पश्चिम में जो हवा बह रही है, ये हवा क्या होगी? अरावली के पश्चिम में जो हवा बह रही है ये वर्षा क्या करेगी? कम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां का ताप ज्यादा है। जब वर्षा कम होगी, हमेशा ध्यान दो, ताप ज्यादा है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, और रेनफॉल के लिए, वर्षा होने के लिए जरूरी ये है कि सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा हो, 100% से अधिक हो। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% से अधिक होती है तभी रेनफॉल होता है, वर्षा होती है। आप ध्यान से समझो इस बात को, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये सीध है, लेकिन हम बंगाल की खाड़ी है, ये
ध्यान से सुनो इस बात को। यह आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्लियर? देखो आप ध्यान से। हमने कहा ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये जब हवाएं आगे बढ़ेंगी, हवाएं आगे बढ़ेंगी, तो देखो आप, ये तमिलनाडु का तट है, ये इसके पैरेलल चल रही है। चूंकि इसके पैरेलल चल रही है, अतः यहां वर्षा नहीं होगी। तो तमिलनाडु में क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। यहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। उसके पीछे दो रीजन है। नंबर 1, एक तो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ रहा है तमिलनाडु, और दूसरा बंगाल की खाड़ी के जो मानसूनी हवाएं हैं, इनके समानांतर पड़ रहा है। चूंकि समानांतर पड़ रहा है, अतः स्वाभाविक है ये वर्षा नहीं करेगी तमिलनाडु में। इसलिए गर्मी के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती ही नहीं। यह शुष्क क्षेत्र रह जाता है। शुष्क रहने के दो कारण हैं। एक तो ये रेन शैडो एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश है पश्चिमी घाट के, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं प्रवेश कर रही हैं, इसके समानांतर चलती हैं, अतः वर्षा नहीं करेगी। ये हवाएं जब आगे बढ़ती हैं तो ये गोदावरी नदी है, हमेशा जान दो, ये गोदावरी नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाएगी। ये जब ये गोदावरी नदी के मुहाने में प्रवेश करती है, एक हवा ये प्रवेश कर गई। आप सोचो, ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के मुहाने में जो हवाएं प्रवेश की, ये गोदावरी नदी है। दोनों का मिलन होता है महाराष्ट्र के नागपुर में। ध्यान दो, छोटा नागपुर का पठार अलग है, नागपुर शहर अलग है। दोनों का मिलन होता है नागपुर में। अब एक इधर से ताप्ती नदी से हवाएं इधर आ रही हैं, गोदावरी नदी कि मुहाने से हवा प्रवेश कर रही है। जब दोनों आगे बढ़ेंगी तो दोनों टकराएंगी, जब टकराएंगी तो घूम जाएगी, जब घूम जाएगी तो एक साइक्लोन बन जाएगा, और जब साइक्लोन बनेगा तो यहां घनघोर बारिश होती है। तो यहां जो घनघोर बारिश होती है, उसके पीछे चक्रवाती वर्षा है हमेशा। ये चक्रवाती, क्योंकि यहां जो वर्षा हो रही है, पर्वतों के सहारे हवा ऊपर उठ रही है, तो पर्वती वर्षा। यहां जब टकरा रही है तो चक्रवात के सहारे ऊपर उठ रही है, तो चक्रवाती वर्षा। हमेशा जानो, एक शाखा जब आगे बढ़ती है, शाखा आगे बढ़ेगी, ये महानदी है, उसके मुहाने में प्रवेश कर जाएगी, और जब उसके मुहाने में प्रवेश करती है तो ये शाखा चली जाती है अमरकंटक तक, अमरकंटक तक चली गई। अब सोचो, नर्मदा नदी के मुहाने में एक शाखा प्रवेश कर चुकी है। इधर से जो हवा आ रही है, महानदी के थ्रू जो हवाएं आ रही हैं, दोनों का मिलन कहां होगा, अमरकंटक के पास। तो एक तो नर्मदा नदी की बात करें, प्रवेश कर रही है, महानदी से हवाएं प्रवेश कर रही हैं, दोनों का मिलन होगा अमरकंटक की पहाड़ियों के पास। जब दोनों मिलेंगी तो टकरा जाएंगी, टकराएंगी तो घूम जाएंगी, जब घूमेगी तो एक साइक्लोन बन जाएगा, अतः यहां घनघोर बारिश होगी। चूंकि यहां घनघोर बारिश होती है, अतः इधर से नर्मदा नदी निकलती है, इधर सोन नदी निकलती है। लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। आप सोचो, एक शाखा ये अराकान योमा है, ये जब सीधे अराकान योमा से टकराती है, सोचो आप, ये सीधे अराकान योमा से टकराती है। जब टकराती है तो पर्वत इसे मोड़ देता है, ये हवाएं इधर घूम जाती हैं। आज जब हवाएं इधर घूमती हैं तो ध्यान देने इस बात को, ये हवाएं चल रही हैं बंगाल की खाड़ी में, ये दो भागों में, तीन भागों में टूट जाती है। एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा इधर जाती है, और एक शाखा बीच में जाती है। ध्यान सुनिए इस बात को, ये शाखा जब इधर चलती है तो एक बात, एक शाखा, पहली चीज ध्यान से समझो इस बात को, ये अराकान योमा है। अराकान योमा जब हवाएं उससे टकराती हैं तो ये हवाओं को मोड़ देता है। ये देखो आप, ये हवाओं को मोड़ देता है। अब ये बंगाल की खाड़ी का मानसून तीन भागों में टूट गया। ये गारो खासी जयंतिया है, एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा इधर चली गई। अब सोचो, एक शाखा इधर प्रवेश की, ध्यान देने इस बात को, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश चली जाती है।
और जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है वर्षा करती चली जाती है। और जब वर्षा करेगी तो स्वाभाविक है पेड़ों की सघनता और विविधता दोनों ज्यादा होगी। स्वाभाविक है यह वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जैव विविधता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसे नॉर्थ ईस्ट में जैव विविधता ज्यादा है। अब सोचो एक शाखा क्या होगी, ये गारो खासी जयंतिया है, ये स्थिति है। गारो खासी हम जयंतिया की बात करें, ये जो गारो खासी जयंतिया नाम पड़ा जनजातियां रहती हैं। गारो पहाड़ी के पास गारो जनजाति, खासी पहाड़ी के पास खासी जनजाति, और जयंतिया पहाड़ी के पास जयंतिया जनजाति। ये जनजातियां हैं गारो खासी जयंती। ये जनजातियां हैं और जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा गारो खासी जयंतिया। आप सोचो एक शाखा जब इसमें जाती है, जब जाती है तो फंस जाती है। इसका शेप देखो कीप के आकार का है। और जब ये हवा मानसून अंदर गई और कीप की तरफ फंस गई, जब फंस गई हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो जलवाष्प संघनित होगा। जब संघनित होगा तो यहां वर्षा होगी। परिणामतः क्या होता है, यहां बार बार वर्षा होती है। इसीलिए दुनिया का सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थान मासिनराम और चेरापूंजी पाया जाता है। आप सोचो यहां सबसे ज्यादा 1100 से लेकर 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहां पे। तत्व प्रश्न जहां यहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहां तो घने वन पाए जाने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जहां घनघोर बारिश होती है ठीक इसके पर्वतों के नीचे पर्वतपादी इलाके में गारो खासी जयंतिया, यहां जब वर्षा सबसे ज्यादा होती है, पर वर्षा इतनी ज्यादा होती है कि मिट्टी का निर्माण हो ही नहीं पाता, पूरी की पूरी मिट्टी बह जाती है। और यहां केवल पथरीली भूमि पाई जाती है, और पथरीली भूमि में वनस्पतियों का विकास नहीं होता। इसलिए एक विशेष बेल्ट में चेरापूंजी और मासिनराम में वनों की सघनता विविधता कम है, जैव विविधता भी कम है। पर उसके अन्य दूर जब जाओगे तो अचानक जैव विविधता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गारो खासी जयंतिया के ठीक पास जो मासिनराम और हम चेरापूंजी की बात करें, देखो आप यहां पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। जब वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है यहां मिट्टी का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। जो मिट्टी का निर्माण होगा मिट्टी कट के बह जाएगी। तो यहां केवल पथरीली भूमि है, इसलिए वनों की सघनता यहां नहीं बन पाई, विविधता का विकास नहीं हो पाया। मान लिया जाए ये मासिनराम है, यहां तो पथरीली भूमि है, पर इसके चारों तरफ जाओगे तो जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां केंद्र है, मासिनराम और चेरापूंजी केंद्र है। यहां वर्षा ज्यादा होने के बावजूद जैव विविधता कम होती है क्योंकि पथरीली भूमि है। और जैव विविधता ज्यादा होने के लिए मिट्टी का विकास होना जरूरी है ताकि विविध पेड़ पौधों का विकास हो सके। क्योंकि जैव विविधता में केवल जीवों की विविधता नहीं, वनस्पतियों की भी विविधता की बात की जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आप ध्यान से समझो इस बात को। एक सबसे बड़ा रीजन देखो जरा, गारो खासी हम जयंतिया की बात करें। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे बड़ी चीज ध्यान से समझो इस बात को। गारो हम खासी जयंतिया की बात करें। अब सोचो एक शाखा स्वाभाविक है, गारो खासी जयंतिया के ठीक पूर्व में एक शाखा आगे बढ़ती है। जब आगे जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगी, एक शाखा पश्चिम की तरफ, एक शाखा पूरब की तरफ जाएगी। अब जो शाखा पूरब की ओर जा रही है ये सीधे पहुंचेगी अरुणाचल प्रदेश में। हमेशा ध्यान दो, ये शाखा पहुंचेगी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगी। सोचो आप, समझ वाली बात है। आप ध्यान से समझो इस बात को।
जब ये शाखा आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक है, मान लिया जाए कि ये मिस्री पहाड़ियां हैं, एक शाखा इधर से आगे बढ़ी, एक शाखा इधर आगे बढ़ी, दोनों जब टकराएंगी, जैसे मैंने क्या कहा, मान लो देखो आप, एक शाखा है, एक शाखा यूं आगे बढ़ रही है, एक शाखा यूं आगे बढ़ रही है। जब दोनों टकराएंगी तो टकरा कर ऊपर उठती है। देखो आप, ये जब टकरा कर ऊपर उठेंगी तो पूरा का पूरा जलवाष्प एक साथ संग्रहित होगा कि जब दोनों ओर से हवाएं जब ऊपर टकरा कर जब ऊपर उठती हैं, जब ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, अचानक सापेक्षिक आर्द्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है तो पूरा का पूरा जलवाष्प एक साथ संग्रहित हो जाएगा, और जब एक साथ संग्रहित होगा तो यहां घनघोर बारिश होगी, जिसे कहते हैं बादल का फटना। या बादल का फट जाना की बात करें हम लोग, बादल का फट जाना। बादल, और जब बादल फटता है तो घनघोर बारिश, और होता क्या है, लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। एक साथ मिट्टी कट के क्या होगी, बह जाएगी। समांतर जो बादल फटता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में फटता है। एक बात हमेशा ध्यान देना, ये फटता है हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में। इसकी चर्चा हम लोग, क्योंकि नेट की कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम देखते हैं अभी। वहां भी नहीं देख, सामयिक कंप्यूटर में कहां दिखा रहे, चल रहे। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मैंने क्या कहा, ये बादल फट जाता है। अब बादल जब फटता है तो कहां फटता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। आप पूरी बात ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जब ये शाखा आगे बढ़ते दो भागों में टूट जाती है, एक चली जाएगी पूरब की तरफ, ये जा करके अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करती है, और एक शाखा क्या होगी, पश्चिम तरफ आगे बढ़ेगी। ये हमारे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वर्षा करती जाएगी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। आप सोचो, जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो जैव विविधता की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। लेकिन जब ये मानसूनी हवाएं बहुत मजबूत होती हैं तो सीधे क्या होती हैं, हिमालय से टकराती हैं, ये हवाएं बिखर जाती हैं। ये जब हवाएं, मानसून बहुत मजबूत होता है तो स्वाभाविक है ये हिमालय से टकराती हैं और बिखर जाती हैं। ये जब बिखर जाती है तो इस क्षेत्र में आकर क्या करती हैं, ये वर्षा करती हैं। हमेशा ना पूरा जो मालवा का पठार है या गंगा का मैदान है, इन क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। लेकिन जब हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। जब वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक है वर्षा की मात्रा कम होगी। जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो जैव विविधता भी क्या होगी, कम होती जाएगी। अच्छा, अचानक क्या होता है, जब ये हवाएं आगे बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी का मानसून और ये अरब सागर का मानसून, जब ये हिमालय से टकराती हैं तो दोनों का मिलन होता है। ये फिर अचानक क्या साइक्लोन बनेगा। जब यह साइक्लोन बनता है, अचानक जब यह साइक्लोन बनता है तो यह पुनः वर्षा शुरू हो जाती है, घनघोर वर्षा होती है। जैसे हिमालय में कई बार क्या होता है, घनघोर बारिश हो जाती है। क्लियर। ये अरब सागर का मानसून, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून। कहां चक्रवाती वर्षा, गारो खासी जयंतिया में, दुनिया का सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थान। क्यों?
उसके पीछे क्या कारण है? ये बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को, ठीक है? आप ध्यान से सुनो इस बात को, पूरी बात देखो आप ध्यान से। देखो आप, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है इन हवाओं के साथ? हमेशा मान लिया जाए ये अराकान योमा है, इसको ध्यान से समझो इस बात को। देखो आप, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद हवाएं किधर मूव कर रही हैं? इधर। पूरी बात। जबकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मूव करती हैं? अपने राइट। फेरर का नियम क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपने राइट घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपने लेफ्ट घूम जाती हैं, मतलब बाएं। किंतु जब हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो किधर मूव कर रही हैं बताओ? इधर घूम गई, मतलब बाएं घूम गई। जबकि घूमना किधर चाहिए? राइट। घूम किधर रही है? बाएं। यहीं पर फेरल के नियम का उल्लंघन हो गया, क्योंकि फेरल का नियम क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने राइट घूम चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने लेफ्ट चलती हैं। पर यहां उल्टा हुआ, ये हवाएं किधर घूम गई? अपने लेफ्ट घूम गई। तो फेरल के नियम का यहां उल्लंघन हो गया। यहां भी वही चीज है, जब ये अराकान योमा की पहाड़ियों से टकराती हैं, अराकान योमा की जब पहाड़ियों से टकराएंगी तो देखो इधर घूम गई। तो फेरल के नियम का यहां भी उल्लंघन हो गया, फेरल के नियम का यहां भी उल्लंघन हो गया। हमेशा ध्यान दो। पर एक चीज सोचो आप, यदि अराकान योमा की पहाड़ियां नहीं होती, पता चला ये पहाड़ी है ही नहीं, तो क्या होता? ये सीधी हवाएं आगे जाती और सीधे प्रवेश करती कहां पर? ही जा म्यांमार में प्रवेश करती। यह हवाएं म्यांमार में जाकर के घनघोर बारिश करती। तो हो सकता उस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट शुष्क रह जाता। इसका मतलब यह है अराकान योमा की पहाड़ियां हवाओं को मोड़ दे रही हैं, किधर? नॉर्थ ईस्ट की ओर। इसे यह कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में जो वर्षा हो रही है उसके पीछे कहीं न कहीं अराकान योमा की पहाड़ियों की भी भूमिका है। क्लियर? सोचो, ये अरावली है, मान लिया जाए अरावली का शेप इस तरह होता। यदि अरावली का शेप इस तरह होता तो ये हवाएं टकराती, ऊपर उड़ती और वर्षा करती। और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता। पंजाब हरियाणा का जो बेल्ट है ये वृष्टि छाया प्रदेश में होता। हो सकता है रेगिस्तान वहां पाया जाता। हमेशा ध्यान दो। दूसरी चीज, ध्यान सुनिए इस बात को, जब गारो खासी जयंतिया की बात करते हैं तो गारो खासी जयंतिया के पास वर्षा लगभग होती है 1100 से लेकर 1200 सेंटीमीटर। पर इसके जब उत्तर में जाओगे तो ये जो बेल्ट है ये रेन शैडो एरिया है। असम के दिसपुर में वर्षा केवल 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि वहां पे वर्षा लगभग 1100 से लेकर 1200 सेंटीमीटर होती है। जबकि दोनों की भी दूरी बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है असम का दिसपुर, ये रेन शैडो एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश है। क्यों? कि ये जो गारो खासी जयंतिया है, हवाएं जाती हैं इसमें फंस जाती हैं, घनघोर बारिश करेंगे। जब इसको पार करती हैं तो इन हवाओं में जलवाष्प बहुत कम हो जाती है और नीचे ऑलरेडी ताप क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर? ये है भारतीय मानसून की मैकेनिज्म। देखो आप, ये मानसून का मैकेनिज्म है। एक दिमाग में पिक्चर बना लो कैसे हवाएं चल रही हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जन्म कैसे हो रहा है? यहां वर्षा क्यों ज्यादा हो रही है? ये शुष्क क्यों है? हवाएं कहां कहां प्रवेश कर रही हैं? कहां साइक्लोन बन रहा है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी, कैसे साइक्लोन? मानसून में वर्षा ज्यादा होने के बावजूद जैव विविधता क्या है? कम है। आपसे विकल्प भी पूछा जा सकता है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, ठीक है? हम लोग कल क्लास करते हैं इस पर विधिवत। आज मैंने केवल एक पिक्चर बताया आपको, किस तरह सोचना आपको। थैंक यू।